हेलो स्टूडेंट्स। ये प्रश्न उत्तर जो मैं अभी इस वीडियो में भेज रहा हूँ, बना रहा हूँ, ये प्रश्न उत्तर अभी इस यूनिट टेस्ट के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अगले टेस्ट में, अगले एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो अभी इस टेस्ट के लिए आप लोग इसे कॉपी में लिखने के लिए परेशान मत होइएगा, ठीक है। और सबसे पहले चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नमक का दारोगा, पाठ का प्रतिपाद्य बताइए। प्रतिपाद्य मतलब होता है उस लेसन का सेंट्रल आइडिया क्या है। तो चलते बच्चों, इसमें से नमक का दारोगा, ये प्रेमचंद्र की बहुचर्चित कहानी है। इसमें आदर्शवाद के साथ साथ यथार्थवाद का एक सटीक एग्जाम्पल है। इस स्टोरी में धन के ऊपर धर्म की जीत दिखाई गई है। धन बुराई है तो धर्म अच्छाई है, धन असत्य है तो धर्म सत्य है, धन दुर्बुद्धि है और धर्म सद्बुद्धि है। तो इस तरीके से यहाँ पर अच्छाई की बुराई पर जीत है, सत्य की असत्य पर जीत है, सद्बुद्धि पर कुबुद्धि पर कुबुद्धि पर सद्बुद्धि की जीत है। कहानी में अलोपीदीन और मुंशी बंशीधर, ये दो पात्र जो हैं, इसमें ईमानदार कर्मयोगी मुंशी बंशीधर को खरीदने के लिए जब पंडित अलोपीदीन अपने धन का इस्तेमाल करते हैं तब वो नहीं खरीद पाते, उन्हें नौकरी से हटवा देते हैं, तब भी वो बंदा नहीं झुकता है। तब स्वयं पंडित अलोपीदीन उस सत्य के सामने, उस ईमानदारी के सामने, उस सद्बुद्धि के सामने झुक जाते हैं। और सरकारी विभाग में बर्खास्त बंशीधर को बहुत ऊंचे वेतन पर और भत्ते पर अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर बना देते हैं। और उनसे यही निवेदन करते हैं कि आप जैसे मेरे शासन में नदी के किनारे एक बेमुरौवत दरोगा की तरह व्यवहार जिस जो किया था, जिस तरीके से आप उद्दंड, धार्मिक, बेमुरौवत थे, उसी तरीके से अब आप मेरे मैनेजर बन करके वैसा ही व्यवहार आपका बना रहे, अर्थात उसी सत्यनिष्ठा, धर्मनिष्ठा,
कर्तव्य परायणता से आप काम करते रहें। मियाँ नसीरुद्दीन पाठ में जैसे देखिए, मियाँ कहीं अखबार नवीस तो नहीं है, यह तो खोजियों की खुरापात है। अखबार की भूमिका को देखते हुए इस पर टिप्पणी करें। बच्चों, मियाँ नसीरुद्दीन के अनुसार अखबार बनाने वाला व पढ़ने वाला दोनों निठल्ले हैं। उनका यह दृष्टिकोण गलत है। वे उन्हें खोजियों की खुरापात बताते हैं। यह कथन ठीक है। पत्रकार नए नए तथ्यों को प्रकाश में लाते हैं। इससे लोगों का शोषण खत्म होता है। नई खोजों से ज्ञान का प्रसार होता है। परंतु निरर्थक या भ्रम फैलाने वाली बातों को तूल देना सामाजिक दृष्टि से गलत है। सनसनीखेज खबरों से शांति भंग होती है। शायद इसीलिए मियां नसीरुद्दीन उनको खोजों की खुरापात कहा है। मियां नसीरुद्दीन तीसरी पीढ़ी के हैं जिसने अपने खानदानी व्यवसाय को अपनाया। वर्तमान समाज में प्रायः लोग अपने पारंपरिक जो है तो व्यवसाय को नहीं अपना रहे हैं। ऐसा क्यों है? आज के परिवेश में अनेक हुनरमंद लोग हैं, अपनी संतान को उसी कला को व्यवसाय बनाने की सलाह नहीं देते। यह संतान स्वयं ऐसा नहीं करना चाहती है। उसका मुख्य कारण है कि खानदानी व्यवसाय में धन लाभ के अवसर अपेक्षाकृत कम होते हैं। दूसरा कारण यह है कि आजकल खानदानी हुनर के प्रशंसक भी नहीं हैं। आधुनिकता और भौतिकता के युग में कला को मान नहीं मिल रहा है। कला की जगह मशीनरी ने अपना स्थान बना लिया है। इसलिए लोग जो है तो पारंपरिक व्यवसाय को अपनाने से कतराते हैं। तालीम भी बड़ी चीज होती है। यहाँ लेखिका ने तालीम शब्द का 2 बार प्रयोग किया है। क्यों किया है? क्या आप दूसरी बार आए तालीम शब्द की जगह कोई अन्य शब्द रख सकते हैं? देखिए, तालीम शब्द के 2 बार यहाँ पर प्रयोग हुए हैं। पहले तालीम का अर्थ है शिक्षा, प्रशिक्षण, और दूसरे तालीम का अर्थ है पालन करना या आचरण करना। इसका अर्थ यह हुआ कि जो शिक्षा पाई जाए उसका पालन करना अधिक जरूरी है। तो दूसरी बार तालीम की जगह पालन करना या शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता है। मियां नसीरुद्दीन की कौन कौन सी बातें आपको अच्छी लगी? तो मियां नसीरुद्दीन की सबसे अच्छी बात यह है कि वो अपनी कला में निपुण थे, हुनर में माहिर थे, मतलब कला में निपुण थे। आजकल जब ज़्यादातर लोग अपने पारंपरिक पेशे को छोड़ते जा रहे हैं, ऐसे लोग ही अपनी कला को जीवित रखते हैं। कैसे? मियाँ जी जैसे लोग। दूसरी बात जो उन्होंने कही थी कि सीख और शिक्षा क्या है,
काम तो करने से आता है। तो अपने कर्म पर भरोसा रखना सबसे बड़ी बात है। मतलब कोई भी व्यक्ति है, कुछ सीखना चाहता है, उसे लगातार प्राइमरी स्टेज से मेहनत करनी पड़ेगी। ये क्या है शिक्षा मियाँ नसीरुद्दीन ने अपने इस पाठ में दी है। अगर व्यक्ति आराम करना शुरू कर देगा तो उसके सीखने की क्षमता समाप्त हो जाएगी। देखिए मियाँ नसीरुद्दीन बूढ़े हो गए थे, फिर भी अपने काम में व्यस्त रहते थे। वे अखबार वालों से दूर रहना पसंद करते थे, अपने काम से काम। ठीक है, अपनी कला, अपना अपना धंधा, और मस्त बैठा रहा बंदा। चैप्टर थर्ड में जब हम देखते हैं वास्तु सर्प का लास्ट में जिक्र होता है। वास्तु सर्प क्या होता है और इससे लेखक का कार्य किस तरह से कब प्रभावित हुआ। वास्तु सर्प वह होता है जो घर में रहता है यहाँ पर खेत में रहता है। एक्चुअली में हम लोगों में ऐसा माना जाता है, मानसिकता होते हिंदू धर्म में, मसान बोलते हैं जैसे, है ना। ये क्या है, कुल देवता में। हिंदू धर्म में क्या होता है, मसान है, भाई यहाँ पर इस खेत में मसान रहता है, यहाँ पर मसान रहता है, अर्थात उस सर्प को क्या है, लोग मारते नहीं हैं, उससे देव स्वरूप में उसकी पूजा करते हैं। और पूरे पुराने समय से, एक लंबे समय से, कई पीढ़ियों से जो वहाँ आसपास सर्प रहता है, तो उस सर्प को क्या है, कुछ ऐसा सा हो जाता है कि वो आदमियों को काटता भी बहुत कम है, और जिससे गुडविल जैसे हो जाती हैं। तो इसलिए क्या है, लोग ऐसे सर्प के नाम पर उसकी पूजा करते हैं। साल में एक आध दो बार उसको नारियल तोड़ना आदि उसके नाम पर, जो तो उसको कहीं या कोई अगरबत्ती लगा दिया, कहीं कोई उसमें कोई स्पेशल कार्यक्रम होगा तो, है ना। ऐसा क्या होता है कि उसे देव स्वरूप में मानना शुरू कर देते हैं। जब वो निकलता है तब नहीं, मतलब पहले से मान कर चलते हैं उस इलाके में, उस घर में आसपास कहीं कि भाई क्या वो, भाई हे मशान बाबा, क्या हमारी रक्षा करना, हे नाग देवता हमारी रक्षा करना, ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से क्या है पूजा कर लेते हैं। तो ये क्या, यही वास्तु सर्प कहलाता है, जो घरों में रहता है। ठीक है, लेखक ने एक लेखक ने एक गांव में मकान शूटिंग के लिए किराए पर लिया था। उसी मकान के कुछ कमरों में शूटिंग का सामान रखा था। एक कमरे में साइड साउंड रिकॉर्डिंग होती थी, जहां भूपेन बाबू बैठते थे। वे साउंड की गुणवत्ता बताते थे। एक दिन उन्होंने उत्तर नहीं दिया। जब लोग कमरे में पहुंचे तो सांप कमरे की खिड़की से नीचे उतर रहा था। इसी डर से भूपेन की जो जवान थी, या जवाब उन्होंने नहीं दिया था, उन्हें बोलती बंद हो गई थी डर के मारे। एक क्वेश्चन है, सत्यजीत राय की कौन सा गांव जो तो सर्वाधिक उपयुक्त लगा तथा क्यों। तो सत्यजीत राय को बोडाल गांव शूटिंग के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त लगा। इस गांव में अपू दुर्गा का घर, अपू का स्कूल, गांव में के खेल का मैदान है, खेत है, आम के पेड़ हैं, बांस की झुरमुट है, सब कुछ इस गांव में या उसके आसपास जो से मिल गया। सत्यजीत राय को कौन सा गांव सर्वाधिक हो गया। इसके बाद है, लेखक को धोबी के कारण से क्या परेशानी होती थी। तो लेखक को बोडल गांव
कि जिस घर में शूटिंग करता था उसके पड़ोस में एक धोबी रहता था। वह अक्सर भाइयों और बहनों कह करके किसी राजनीतिक जो मामले पर लंबा चौड़ा भाषण शुरू कर देता था। शूटिंग के समय उसके भाषण में साउंड रिकॉर्डिंग का काम प्रभावित होता था। तो धोबी के रिश्तेदारों ने, उसके घर परिवार के लोगों ने उसे संभाला। फिर इसके बाद अंतिम प्रश्न है, सुबोधदा कौन थे और उनका व्यवहार कैसा था? सुबोधदा 60-65 साल की उम्र वाले एक विक्षिप्त व्यक्ति थे। वे हर वक्त कुछ ना कुछ बड़बड़ाते रहते थे। पहले जैसे ही उनको पता चला कि गांव में फिल्म की शूटिंग होनी है, तो क्या है, गांव के लोगों से कहते कि दौड़ो दौड़ो, है ना, फिल्म बनाने वाले आ रहे हैं, मारो मारो इनको। परंतु बाद में लेखक उनसे दोस्ती करते हैं और वो वायलिन बजा करके लोकगीत की धुनें सुनाते हैं। बीच बीच में वो किसी को, देखो ये रूजवेल्ट है, ये देखो ये चर्चिल है, ये हिटलर है, ये अब्दुल गफ्फार खान है, ऐसा वो कहते रहते हैं। लेखक सुनता रहता है। तो सुबोधदा के अनुसार सभी लोग क्या हैं, उसके दुश्मन हैं। बच्चों, ये मैंने जो क्वेश्चन आप लोगों को बताए हैं, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपके नॉलेज में रहना चाहिए। और आफ्टर टेस्ट को कॉपी में आप लिख लीजिएगा, बेहतर होगा। नहीं है तो आप दिमाग में रखे रहिएगा, ठीक है। आप लोगों से अगर क्वेश्चन बाद में कभी पूछा जाएगा तो आप लोगों से चीज़ें पढ़नी चाहिए, ध्यान में रहना चाहिए। तो थैंक्स स्टूडेंट्स, जो आपको पहले रिवीजन का वीडियो भेजा है उसे रिवाइज करते रहिए। ओके।